हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लेके आए हैं WBSSC और WB टेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस चैनल में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। ये है फास्ट 50 क्वेश्चंस। इसमें 50 क्वेश्चंस है जिसको हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला भाग है फिजिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से सबसे पहले। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, द रीज़न स्काई अपेयर्स ब्लू इज ड्यू टू, यानी आसमान जो नीला है, ब्लू नीला है, इसका कारण क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या स्कैटरिंग। तो इसका कारण क्या होगा? ABCD में से आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की वजह से, यानी सबसे पहले आसमान में जो रोशनी आती है एटमॉस्फेयर में, वो रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, यानी फैल जाता है। शॉर्टर यानी कम वेवलेंथ होने की वजह से ब्लू रोशनी जो है आसमान में फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें आसमान नीला रंग का नज़र आता है। तो स्कैटरिंग की वजह से आसमान हमें नीला नज़र आता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द यूनिट जूल सेकेंड? जूल पर सेकेंड कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? एनर्जी, पावर, वर्क या प्रेशर? इसका जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी पावर। पावर जूल पर सेकेंड का यूनिट है, यानी SI यूनिट है। पावर कहते हैं काम करने की गति को, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किस गति से काम करते हैं उसे कहते हैं पावर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। A body dropped from a height neglecting air resistance, its energy transform is, यानी किसी भी बॉडी, किसी भी चीज़ को अगर आसमान से गिराया जाए एक ऊंची जगह से, तो हवा में रेजिस्टेंस और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बनता है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, या हीट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, या फिर केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ऊंची जगह पे लेके जाएंगे तो उसके अंदर आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बदल जाता है काइनेटिक एनर्जी में, मोशन में आने की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। तो चौथे नंबर में है, इन ए ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजर्व्ड होता है, मतलब इसमें कौन सा ये होता है? वोल्टेज और करंट चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंजेस, एनर्जी इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो क्या होता है जब एनर्जी कंजर्व होता है एक ट्रांसफार्मर में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वोल्टेज एंड करंट चेंजेस। जब एक वोल्टेज और करंट चेंज होता है, ठीक है, वोल्टेज वोल्टेज कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो पाँचवें नंबर में है, विच मिरर इज़ यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, यानी गाड़ियों के हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या सिलेंड्रिकल मिरर? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कनकेव मिरर। कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है ताकि इससे लाइट एकदम पैरेलल वे में निकले। कनकेव मिरर में लाइट इधर उधर फैलने नहीं देता, एक पैरेलल वे में निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, यानी स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है किसमें? ग्लास में, डायमंड में, वाटर में या वैक्यूम में? तो जहाँ पे मीडियम जितना कम होगा, यानी मीडियम जो खाली होगा उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड होगा। तो वैक्यूम होता है सब खाली, यानी वैक्यूम होता है खाली, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर 8 मीटर पर सेकेंड। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ पे? वैक्यूम में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, विच लॉ एक्सप्लेन्स वाई वी आर पुश्ड बैकवर्ड व्हेन ए बस सडनली मूव्स फॉरवर्ड, यानी जब भी हम लोग बस में चढ़ते हैं तो वो जो बस है हमें पीछे की तरफ, यानी हमें वो पीछे कर देती है बस में, जब अचानक बस स्टार्ट होता है। तो ये किस वजह से होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हम लोग रेस्ट पे रहते हैं, अचानक से बस स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पीछे की तरफ एक झटका लगता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे।
8वें नंबर में है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही जवाब होगा, आप लोग इसमें कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी इंफ्रारेड रेज। इसको यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा दूर तक डेटा ट्रांसफ़र हो या फिर रिमोट वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है, टीवी रिमोट में इंफ्रारेड। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। 9 नंबर में है एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज नियरली। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जिसमें अगर किसी भी चीज़ को ज़मीन से फेंका जाए उस स्पीड पे वो दोबारा कभी ज़मीन पे नहीं आएगी, उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो उसका ज़मीन का एस्केप वेलोसिटी क्या है? इसका है ऑप्शन सी यानी 11.2 किलोमीटर पर आवर, यानी 11.2 किलोमीटर की स्पीड पर सेकंड की स्पीड से अगर किसी भी चीज़ को हम ज़मीन से फेंकें तो वो दोबारा कभी ज़मीन पे नहीं आएगी, स्पेस में रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 10 नंबर में। अ रेनबो इज़ फॉर्म ड्यू टू। एक रेनबो जो है कैसे बनता है? रेनबो का बनने का कारण ए बी सी डी में से क्या होगा? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन या डिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब रेन ड्रॉप्स में होता है तो उस वजह से रेनबो बनता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब आगे। अब केमिस्ट्री भाग है। केमिस्ट्री का पहला सवाल है विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम क्या यूज़ करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग के ऊपर एक परत बन जाता है जिससे ऑक्सीजन आग को मिलने नहीं देता है, जिस वजह से आग और नहीं बढ़ती, बुझ जाती है आग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो एंट यानी चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। चींटी जब हमें काटता है, जब एंट स्टिंग यानी चींटी जब हमें काटता है तो हमारे अंदर कौन सा एसिड छोड़ता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। जब चींटी हो गया या फिर मधुमक्खी काटता है तो हमारे अंदर बी यानी फॉर्मिक एसिड छोड़ता है, जिससे हमें जलन जैसा एहसास होने लगता है, हमें जलन जैसा एहसास होने लगता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल पे। 13 नंबर में है स्टेनलेस स्टील यानी जिस स्टील में जंग ना पकड़े उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। वो किस चीज़ से बना होता है? उसको कौन सा एलॉय है? तो आयरन, कार्बन और निकेल का एलॉय है, या आयरन, क्रोमियम, निकेल का, आयरन, कॉपर और एसएन का निकेल है, या फिर आयरन, जिंक और कार्बन का एलॉय है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी आयरन, क्रोमियम और निकेल से बना होता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है 14 नंबर में विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, यानी लाइम वाटर जो है उसको मिल्की बनाता है कौन सा गैस? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर को मिल्की यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसको चूना बोलते हैं वो मिल्की कलर का होता है। जो लाइम वाटर को कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। इसका 15 नंबर में पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का जो है पीएच कितना होता है? 6.8, 5, 7.4 या 7 या फिर 8। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 7.4। ह्यूमन ब्लड जो है थोड़ा सा बेसिक होता है यानी एल्कलाइन होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। 16 नंबर में है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आयनोस्फियर। तो ओजोन लेयर कहाँ पे पाया जाता है? आप लोग इसको कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से एलिमेंट का होता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन का नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। 18 नंबर में पूछा गया है लाफिंग गैस इनमें से कौन सा है? ए बी सी डी में से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, जो कि एनेस्थीसिया में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे कभी अगर सर्जरी करना हो तो उसके लिए एनेस्थीसिया के तौर पे भी उसको यूज़ करते हैं। विच मेटल इज़ यूज्ड इन केरोसिन? केरोसिन में
किसको स्टोर्ड इन केरोसिन यानी किसको रखा जाता है स्टोर करके केरोसिन में। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? कॉपर, आयरन, सोडियम या एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सोडियम को जो है केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो हवा में छोड़ती है उसमें आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। विच एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स? कौन सा एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? HCl, HNO3, H2SO4 या CH3COO? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। तो 21 नंबर में कहा गया, अब यहाँ पे बायोलॉजी पार्ट स्टार्ट होता है। बायोलॉजी में 21 नंबर में कहा गया विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एनर्जी बनता है ATP के फॉर्म में और पूरे बॉडी तक पहुँचाया जाता है, बॉडी में एनर्जी मिलता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है। 22 नंबर में है विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन बाय सनलाइट? तो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है या बनता है हमारे बॉडी में स्किन की मदद से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये ऑप्शन बी, यानी विटामिन डी। विटामिन डी हमारे स्किन में बनता है, सनलाइट की मदद से सिंथेसाइज होता है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर यानी वो दुनिया में कोई सा भी ब्लड हो उसको दे सकता है, A, B, O या O, B? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी O नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ये हर ग्रुप के ब्लड को दे सकता है, किसी भी इंसान में कोई भी अगर ब्लड ग्रुप हो उसको दे सकता है O नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है उसे। विच पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से भाग में होता है, प्लांट के कौन से हिस्से में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी लीफ यानी पत्तों में होता है फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसको किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं। किचन ऑफ प्लांट कहते हैं जहाँ पे खाना बनता है, इसको किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंशन ऑफ? तो BCG वैक्सीन जो दिया जाता है किस चीज़ के लिए दिया जाता है? मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो या फिर टाइफाइड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के बीमारी के लिए इसको दिया जाता है, ना हो इसके लिए BCG वैक्सीन दिया जाता है, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग? हार्ट बीट और ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लांगाडाटा या फिर थैलेमस? तो ब्रेन जो है कंट्रोल करता है इसको मेड्यूला ऑब्लांगाडाटा, यानी हार्ट बीट और ब्रीदिंग ये सब जो है इनवॉल्यूंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है लेकिन वो ज़रूरी होता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सारे इनवॉल्यूंट्री एक्शन होते हैं जो कि मेड्यूला ऑब्लांगाडाटा इसको कंट्रोल करता है, ब्रेन का पार्ट है ये। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है, सबसे छोटा इकाई होता है, उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, ग्लोम्युलस, बाउमन्स कैप्सूल या यूरेटर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, उसी से बना होता है, नेफ्रॉन से बना होता है किडनी। ठीक है दोस्तों। विच ब्लड सेल फाइट्स इन्फेक्शन? तो इन्फेक्शन से कौन सा ब्लड सेल जो है लड़ता है? RBC, प्लेटलेट, WBC या प्लाज्मा? इसका सही जवाब होगा WBC। WBC जो है इन्फेक्शन से लड़ता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जर्म से और कीटाणु वगैरह से। ठीक है दोस्तों। 29 नंबर में है विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग? यानी एकदम आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, यानी जेरॉक्स कॉपी जो है कौन सा प्रोसेस से बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन? इसका सही जवाब होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि प्लांट्स में होता है। प्लांट्स का जो बगल में बच्चा होता है, जैसे धान के पौधे में धान होता है, तो वो एकदम उसका जेरॉक्स कॉपी होता है, इसे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे गैमेट्स नहीं बनता है। 30 नंबर में है प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग? तो प्लांट जो है ऑक्सीजन कब रिलीज करता है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या जर्मिनेशन? इसका सही जवाब होगा फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है। अब EVS और एनवायरनमेंट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो विच इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? रिन्यूएबल सोर्स, यानी जिसको हम लोग
जो कभी ख़त्म ना हो और हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा भी हो। इसका सही जवाब होगा फॉरेस्ट, यानी जो नेचुरली खुद ब खुद ग्रो भी करता है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, उसे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। विच गैस इज़ मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन गैस रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मेन रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के लिए, जो कि अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। चिपकू मूवमेंट इज रिलेटेड टू, चिपकू मूवमेंट किससे रिलेटेड है? सेविंग एनिमल, एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर पॉल्यूशन। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे, ये बहुत आसान सवाल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, यानी फॉरेस्ट को बचाना। तो जब चिपकू मूवमेंट के तहत गांव वालों ने पेड़ों को गले लगा लिया था, उससे कहते हैं चिपकू मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, इसका 34 नंबर में है विच स्टेट हैज़ द साइलेंट वैली नेशनल पार्क? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? आसाम, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा केरला, ऑप्शन बी, यानी केरला में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। 35 नंबर में है विच इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? प्लास्टिक, पेपर, फूड वेस्ट या कॉटन? नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि आसानी से सड़े गले ना, यानी एनवायरनमेंट उसको जल्दी ख़त्म ना कर पाए, सड़ा गला ना पाए। तो पेपर गल जाता है, फूड वेस्ट भी गल जाता है और कॉटन भी गल जाता है। प्लास्टिक जो है आसानी से गलने वाला नहीं है, जो कि सैकड़ों हज़ारों साल तक ऐसे ही रह जाता है, आसानी से गलता नहीं है। वाटर पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, वाटर का पॉल्यूशन जो होता है वो किस तरह से हम लोग नापते हैं, उसको मापते हैं? इसका BOD, COD, DO या ऑल ऑफ देम? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ देम। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये तीनों तरीकों से हम वाटर पॉल्यूशन को नापते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार या फिर नीलगिरी? इसका सही जवाब होगा नीलगिरी, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन डी इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, 38 नंबर में है मीनामाटा डिजीज इज काउज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ, किस पॉल्यूशन के कारण मीनामाटा डिजीज होता है? आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी या कैडमियम? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी मरकरी की वजह से होता है मीनामाटा डिजीज। ये डिजीज कहाँ से निकला है? जापान ने इसको नाम दिया और जापान में ही होता है मीनामाटा डिजीज, मरकरी के कारण। 39 नंबर में है गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन, गंगा एक्शन प्लान जो है गंगा को साफ सफाई करने के लिए, वो कब लॉन्च किया गया था? ABCD में से आप लोग इसको कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 1985 में। कब? 1985 में गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया था सबसे पहले बार। विच इज़ ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं हो और रिन्यूएबल भी नहीं हो। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो ये भी एनवायरनमेंट के लिए कन्वेंशनल है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल कौन सा हो गया? कोल, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा कोल, तो कोयला। ठीक है दोस्तों, 41 नंबर में है ओजोन डिप्लीशन इज मेनली ड्यू टू, ओजोन डिप्लीशन जो होता है किसके वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC की वजह से होता है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है और ओजोन से निकलता है, ये CFC से निकलता है क्लोरीन, CFC से निकलता है क्लोरीन, जो कि डिस्ट्रॉय करता है किसको? ओजोन को। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल। 42 में है विच इज़ ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो और जो रीजनरेट भी हो जाए नेचुरली, जो हमें कभी ख़त्म ना हो, जैसे पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, कोल और नेचुरल गैस। इसमें से नॉन कन्वेंशनल सोर्स है सोलर एनर्जी, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, हमेशा सूरज का रोशनी मिलने वाला है। पेट्रोलियम एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, कोयला भी ख़त्म हो जाएगा और नेचुरल गैस भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन। अर्थ समिट 1992 was held at,
तो कब 1992 हुआ था, कहाँ पे हुआ था अर्थ समिट 1992 का? तो 1992 का अर्थ समिट न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डी जेनेरियो या फिर लंदन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जैसे 44 नंबर में है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन सा है? एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल या लेटराइट सॉइल? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी ब्लैक सॉइल। कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा भी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब अगला सवाल है, विच एनर्जी सोर्स इज मोस्ट इको फ्रेंडली? सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली कौन सा सोर्स है? एनर्जी कौन सा एनर्जी सोर्स है यानी एनवायरनमेंट के लिए सबसे अच्छा है? तो सोलर एनर्जी, कोल एनर्जी, पेट्रोलियम या फिर न्यूक्लियर? तो ये भी आसान सवाल है, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी सोलर एनर्जी। वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन? तो वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ पाया जाता है? आसाम, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश। तो इसका जवाब होगा आसाम में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्तों, द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? जो सबसे अच्छा हो, सबसे कम पोल्यूशन करे। तो इसका सही जवाब होगा कोयला, सोलर, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे क्लीनेस्ट फॉर्म माना जाता है। इसको जलाने पे ज़रा भी कोई भी पोल्यूशन नहीं निकलता है, ये सिर्फ जलने पे वाटर वेपर निकलता है। ठीक है दोस्तों, 48 नंबर में है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूज्ड फॉर रेडियो कम्युनिकेशन? रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एटमॉस्फेयर का लेयर हम लोग यूज़ करते हैं? तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आयनोस्फियर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी आयनोस्फियर में यूज़ करते हैं रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। आयनोस्फियर एटमॉस्फेयर वाला लेयर यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, 49 में है, विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन? तो विंड एनर्जी प्रोडक्शन में कौन सा इंडियन स्टेट सबसे आगे है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु, जहाँ पे विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा इंस्टॉल किया गया है। विंड एनर्जी यानी विंड मिल लगाया गया है सबसे ज़्यादा, जो कि सबसे आगे भी है हमारे भारत में। तो लास्ट सवाल है आज का, विच प्रैक्टिस इज़ नॉट इको फ्रेंडली? जो कि इको फ्रेंडली नहीं है, इनमें से कौन सा जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है? रिफॉरेस्टेशन, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, बर्निंग। तो रिफॉरेस्टेशन भी अच्छा है, रिसाइकलिंग भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, कंपोस्टिंग भी अच्छा है। अच्छा क्या नहीं है? बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। इससे जलने पे बहुत सारा टॉक्सिक गैस निकलता है और एनवायरनमेंट को भी गंदा करता है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल में बने रहेंगे और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।